बैल चांद अपनी पत्नी चांदनी और अपने बच्चे मिनकू के साथ अपने मालिक राम जी के साथ रहता था। लेकिन चांद को थोड़े दिनों बाद फिर से इसी बात का डर सताने लगा था कि कहीं मालिक और उनकी पत्नी का मन फिर से ना बदल जाए। अच्छा दाम मिलने पर कहीं मुझे फिर से किसी और को ना बेच दें, क्योंकि चांद को अब इंसानों पर से भरोसा बिल्कुल नहीं रहा था। ए जी, क्या हुआ है? 2-3 दिन से देख रही हूँ आप कुछ परेशान लग रहे हैं। ऐसी क्या बात है? आप ना चारा अच्छे से खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं। मुझे नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे? चांदनी, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से आज रात को ही निकल जाऊं। क्यों जी, आपको फिर शक हो रहा है क्या मालिक पे कि वो हमें अलग कर देंगे? हाँ, क्योंकि भरोसा एक बार में ही टूट जाता है और बार बार भरोसा नहीं बनता। इस बार मैं अपने परिवार को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और रात के अंधेरे में ही चांद अपने परिवार को लेकर वहां से बहुत दूर चला जाता है। मीलों दूर चलने के बाद चांद को एक सुंदर सी जगह नजर आई। अपने परिवार संग चांद ने वहीं अपना एक सुंदर सा घर बनाया और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रिक्शा चलाने का काम करने लगा। चांद खूब सारी मेहनत करने की सोच रहा था। अभी मुझे खूब सारी मेहनत करनी होगी, अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी करनी होंगी। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा अपनी चांदनी और बच्चे को। इसके लिए मुझे खूब सारी मेहनत करनी है। हाँ। फिर एक दिन चांदनी जब सुबह नहा के तैयार होने लगी तो वो देखती है कि उसकी बिंदी ही खत्म हो गई है। अरे ये क्या, मेरी तो बिंदी ही खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, बिंदी नहीं लगाऊंगी तो कौन सी बदसूरत लगूंगी। वैसे भी मिनकू के बाबा कहते हैं मैं हार श्रृंगार करूं या ना करूं, मैं उतनी ही सुंदर लगती हूँ। और अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम फालतू की चीजों पे खर्च करें। तभी मिनकू माँ के पास आकर कहता है, हाँ बेटा, बोल क्या हुआ? मैं अभी अभी पड़ोस के एक बच्चे के पास खिलौने देख के आया हूँ। माँ, मुझे भी खिलौना चाहिए। मेरे पास तो एक भी खिलौना नहीं है। बेटा देख, तेरे बाबा पूरी कोशिश कर रहे हैं ना हमें बेहतर जिंदगी देने की। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि हम कुछ भी खरीद सके। जो कुछ भी था तुम्हारे बाबा ने रिक्शा खरीद लिया। थोड़े दिनों में काम अच्छा चलने लगेगा, फिर तुम्हें तुम्हारे बाबा बहुत सारे खिलौने ला के देंगे। और बेटा, जरूरी नहीं होता जो लोगों के पास है वो हमारे पास भी हो। ठीक है माँ। पीछे खड़ा चांद चांदनी और मिनकू की सारी बातें सुन लेता है और बहुत दुखी होता है। मैं कैसा पिता और पति हूँ जो अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन चांद ने खूब मेहनत की, देर रात तक रिक्शा चलाता रहा और उसी दिन अच्छा धन कमाया। उधर चांदनी चिंतित थी, चांद को आने में देर हो गई थी। उसकी नजरें तो दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। तभी थोड़ी देर बाद चांद घर आया, हाथ में कुछ तोहफा लेकर आया था। कहाँ थे आप? इतनी देर क्यों हो गई आज? आपको पता है मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों करती हो? आज से तो मैं इसी समय आया करूंगा। शाम के समय कमाई अच्छी होती है, सवारी शाम के समय ही मिलती है। और आज देखा मैं कितना धन कमा के लाया हूँ, और तुम दोनों के लिए भी कुछ लाया हूँ। बाबा, मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? दिखाओ दिखाओ। चांद मिनकू के लिए ढेर सारे खिलौने लाया था, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ। माँ देखो, सुबह इन्हीं खिलौनों की बात चल रही थी और अभी बाबा मेरे लिए वो लेकर भी आए। कितने अच्छे बाबा हैं। फिर चांद पैकेट में से बिंदी निकाल के चांदनी को देता है। अरे, आपको कैसे पता था मेरी बिंदी खत्म हो गई है? मुझे सब पता रहता है भाग्यवान, और तुम बिंदी में बहुत सुंदर लगती हो। आप भी ना जी। वैसे क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? ऐसे ही चांद का कामकाज ठीक ही चल रहा था कि कुछ दिनों बाद रोजाना की तरह चांद अपने काम पे गया। चांद ने कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया था। सारी सवारियां उसी के रिक्शे में बैठना पसंद करती थी, पर कुछ बुरे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और आपस में बातें करते हुए वो कहते हैं, यार शंभू,
इस चांद ने तो कुछ ही दिनों में अपना धंधा जमा लिया है। जब से ये यहाँ आया है तब से हमारा काम ठप हो गया है। हाँ यार, तू सही कह रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा है कहीं हमें थोड़े दिनों में रिक्शा बेचकर घर पे ना बैठना पड़े। पर करें भी तो क्या करें? बहुत कुछ कर सकते हैं हम। इसको मार के अपने रास्ते से हटा सकते हैं। पर तुम दोनों अगर मेरा साथ दो तो। यार, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, पर इस मुरारी से पूछ लो, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। क्या मुरारी, देगा हमारा साथ? और इसमें तो तेरा भी फायदा है। नहीं, मैं तुम्हारा साथ इसमें बिल्कुल भी नहीं देने वाला। भले ही मेरा काम न चले, पर मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान नहीं ले सकता। मैं तो तुम दोनों को भी मना कर रहा हूँ, ये सब मत करो, ये पाप है। अरे, मुझे इस पे पहले ही शक था। ये है ही डरपोक, किसी काम का नहीं है ये। शंभू, अब जो कुछ भी करना है हम दोनों को ही करना है, और वो भी आज रात को ही। चांद की उस दिन खूब कमाई हुई। बाजार से जाते समय उसने मिनकू की पसंद की मिठाई ली और चांदनी के लिए गजरा और गले के लिए हार लिया। रात काफी हो चुकी थी। चांद खुशी खुशी अपने रिक्शे से घर जा रहा था कि तभी दो रिक्शे वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। चांद के एक साइड हरी रिक्शा चला रहा होता है और दूसरी साइड शंभू। चांद देखता है कि ये दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। अरे, ये शंभू और हरी भला मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं रिक्शा रोक के इनसे पूछ लेता हूँ। चांद जैसे ही रिक्शा रोक के उनसे पूछने की कोशिश करता है, तभी दोनों उसकी रिक्शा को जोर से टक्कर मार के गहरे गड्ढे में गिरा देते हैं। चांद पूरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिस वजह से धीरे धीरे वो दम तोड़ बैठता है। चांद ने जो चांदनी और मिनकू के लिए तोहफे लिए थे, वो सारा सामान वहीं बिखर कर रह जाता है। उधर दूसरी तरफ चांदनी चांद को लेकर बहुत चिंतित थी कि वो अभी तक घर नहीं आया। माँ, आप अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ माँ? बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? मैं तो सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ बेटा, देखना, आज तो तेरे बाबा को बहुत देर हो गई है। वो अभी तक घर नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। बेटा, तू घर पे रुक, मैं तेरे बाबा को देखने बाहर जा रही हूँ। माँ, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। दोनों चांद को ढूंढने निकलते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उनको चांद नहीं मिलता। दोनों बहुत परेशान होते हैं। तभी अचानक से मुरारी वहां से रिक्शा लेकर गुजरता है और वो चांदनी और उसके बेटे को देखकर रिक्शा रोक के उनसे पूछने लगता है। भाभी जी, मैं तो एक सवारी को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गया था, तभी लेट हो गया। लेकिन आप इतनी रात को छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हैं? क्या बताऊं भाई साहब, मिनकू के बाबा आज घर नहीं आए तो उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। क्या चांद घर नहीं आया? हे भगवान, कहीं उन दोनों ने चांद के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? भगवान, कोई अनर्थ ना हुआ हो। क्या कह रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ कहिए भाई साहब। कुछ नहीं भाभी, आप रिक्शे में बैठिए, साथ में ढूंढते हैं। सारे मिलकर चांद को ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद मुरारी को चांद का रिक्शा दिखा। पास जाकर देखा तो रिक्शे के साथ चांद की लाश पड़ी हुई थी। चांदनी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोनों माँ बेटे का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हे भगवान, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? हम दोनों आपके बिना कैसे रहेंगे? लाश को वो पीठ पर उठाकर घर ले आते हैं। अगले दिन मुरारी माँ बेटे के साथ चांद का अंतिम संस्कार करवाता है। भाभी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और अगर ये बात पहले ही आपको बता दी होती या चांद को बता देता तो शायद चांद आज जिंदा होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं सही कह रहा हूँ भाभी। मुरारी शंभू और हरी की पूरी बात चांदनी को बताता है। जब चांदनी को ये बात पता चलती है तो वो कसम खाती है गुनहगारों को सजा दिलवाने की, और फिर कानून की मदद से शंभू और हरी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती है। खुद को और अपने बच्चे को पालने के लिए वो पति की ही तरह रिक्शा चलाने का काम करती है। सेठ चुन्नी लाल बड़ा ही भला इंसान है। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। चुन्नी लाल खुद से पहले दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। उसकी एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है, जहां पे उसने जरूरतमंद कर्मचारियों को काम पे रखा होता है।
चुन्नी लाल बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापारी होता है। निर्मला, ओ निर्मला, आज सुन भी लोगी भाग्यवान या नहीं? हाँ जी, सुन रही हूँ। बस बच्चों के स्कूल का टिफिन बना रही थी। अब बोलिए, आप क्यों बुला रहे थे? भाग्यवान, कभी मुझ गरीब पे ध्यान दिया करो। आज आप मजाक ही करते रहेंगे मेरे साथ या फिर काम की बात भी करेंगे? वो मैं कह रहा था, मेरे लिए भी टिफिन पैक कर दो। और हाँ निर्मला, 2 रोटी ज्यादा बना देना। जब मैं दुकान जाता हूँ उसी समय मुझे हर रोज एक बहुत भली गाय मिलती है जो मेरा रास्ता रोक के मेरे हाथ चाटने लगती है और मुझे प्यार देती है, जैसे उसके साथ मेरे पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। आप जैसे भले इंसान के साथ तो सभी का जैसे पिछले जन्म का रिश्ता है। और आप अच्छे हो ना, तभी सभी आपके पास आते हैं प्यार जताने, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तभी तो मुझे आप पे इतना गर्व होता है कि मेरे पति इतने अच्छे हैं, खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। चुन्नी लाल हर रोज उस गाय के लिए खाना ले जाता। जैसे ही उसे खाना देता वो उसे चाटने लगती और प्यार करती। लो, खा लो रोटी, कितनी प्यारी गाय हो तुम। अब तो मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है। जब तक तुम मुझे रोज नहीं मिलती हो, तुम्हें रोटी ना खिलाए मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता। हर रोज दुकान आते जाते चुन्नी लाल गाय को खाना खिलाता। फिर एक दिन की बात है, सेठ जैसे ही दुकान पहुंचता है तभी उसका एक काम करने वाला कर्मचारी बताता है, सेठ जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ मंगलू, बोलो क्या बात करनी है? सेठ जी, आप बड़े दिनों से दुकान पे अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुकान अच्छी नहीं चल रही है। जो हमारी दुकान के सामने नई कपड़ों की दुकान खुली है, उसने हमारे काम को ठप कर दिया है। सभी ग्राहक उसी व्यापारी के पास जा रहे हैं। हमारी दुकान पे कोई नहीं आ रहा। दिन में 1 पैसा भी मुनाफा नहीं हो रहा। क्या? पर ये कब हुआ? आखिर तुम लोगों ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? सेठ जी, आप कुछ दिनों से जो यात्रा पे थे, आपको चिंता हो जाती, इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। क्या करूं मैं? मेरा सारा कारोबार ही कपड़ों के धंधे पे खड़ा है। अगर ये बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा? क्या हुआ जी? आप क्या सोच रहे हैं? हाथ में कब से निवाला ले रखा है, खा क्यों नहीं रहे? किसी वजह से परेशान है क्या? नहीं नहीं निर्मला, कोई परेशानी नहीं है। अगले दिन सेठ चिंता में दुकान जा रहा था। तभी वो गाय चुन्नी लाल के पास रोटी के लिए आती है। अरे तुम, लाया हूं मैं तुम्हारे लिए रोटी, लाया हूं। सब कुछ भूल सकता हूं, तुम्हारे लिए रोटी लाना नहीं भूल सकता। लो, खा लो। चुन्नी अपने दिल की बातें उस गौ माता से हमेशा किया करता था। तुम भी देखती होगी गौ माता, मैं इतना परेशान क्यों हूँ। मेरा धंधा कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा। थोड़े दिनों में जब सब ठीक हो जाएगा फिर मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। पर तुम्हें तो मैं कभी नहीं भूल सकता। जितनी भी परेशानी हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाना कभी नहीं भूल सकता। गौ माता जैसे चुन्नी की सारी बातें समझ रही थी, वो उसकी तरफ देखती है और उसे चाटने लगती है। हाँ हाँ, कितना चाटोगी? अब मुझे कितना प्यार करोगी? बस भी करो। चुन्नी लाल बहुत कोशिश करता है अपने व्यापार को संभालने की, पर देखते ही देखते उसके हाथ से सारा कारोबार निकल जाता है। सामने वाला जो नया कपड़े का व्यापारी था, ना जाने उसने क्या करके चुन्नी लाल के कारोबार को ठप करवा दिया था। इस बात से सेठ बहुत परेशान हो जाता है और भगवान से बातें करता है। भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ मेरे हाथ से अच्छा ही हो, फिर ये किस बात की सजा दी है आपने मुझे? अब मेरे परिवार और अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगा मैं? शायद इसमें भी आपकी कोई इच्छा होगी। सेठ अपने दुकान में काम करने वाले सारे कर्मचारियों को एक साथ इकट्ठा होने को बोलता है। सेठ जी, आपने हमें बुलाया? हाँ, तुम सबको मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा व्यापार बिल्कुल बंद हो गया है। सालों से चल रही मेरी दुकान बंद हो जाएगी। कल तुम सारे आखिरी बार दुकान आना और अपनी अपनी तनख्वाह ले जाना। नहीं सेठ जी, हम यहाँ बस तनख्वाह के लिए ही काम नहीं करते हैं। हमें आपसे दिल से हमदर्दी है। आपने हम गरीबों की गरीबी देख के उस समय हमें नौकरी पे रखा था, वरना हम जैसे को कौन काम देता। हमें तनख्वाह नहीं चाहिए मालिक। हाँ मालिक, मोहन सही कह रहा है, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए। आपकी इतनी मुश्किल घड़ी चल रही है और हम आपसे तनख्वाह कैसे ले सकते हैं? इस तरह से सेठ परेशान होकर घर आने लगता है और तभी उसे गाय मिलती है।
अरे गौ माता, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए रोटी। लो, रोटी खा लो। गौ माता, मैं कल से तुम्हें नहीं मिलूंगा। मेरा व्यापार बंद हो गया है। बस कल अपनी दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद करने आ रहा हूँ। उसके बाद पता नहीं मैं यहाँ आऊंगा भी या नहीं, और तुम मुझे मिलोगी भी या नहीं। सेठ के मुंह से ये बातें सुन के गौ माता के आंसू निकल जाते हैं। वो फूट फूट के रोने लगती है। सेठ को जाता देख उसे बहुत दुख होता है। उसी समय सेठ के सामने वाला दुकानदार मिलता है और वो सेठ को बहुत बातें सुनाता है। क्या सेठ चुन्नीलाल, इतना उदास क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। उदासी तुम्हारे मुंह पे साफ साफ दिख रही है। देखो भाई, सीधी बात है, व्यापार तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें व्यापार करना सीखना है तो मेरे पास आना, मैं सिखा दूंगा। मुझे किसी से कुछ सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हारा समय है, कल मेरा होगा, और अगर तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है। बस मेरे भाई, समय का खेल है। ये कह के सेठ वहां से निकल जाता है। हाँ हाँ, घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया है मैंने, पर इसकी अकड़ अब भी नहीं गई। हाँ। पीछे खड़ी गौ माता सेठ चुन्नीलाल और दुकानदार की सारी बातें सुन लेती है और सेठ के लिए बहुत दुखी होती है। सेठ जब घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को सारी बात सुनाता है। निर्मला, अब हम बहुत गरीब हो गए हैं। कल हमारी दुकान बंद हो जाएगी। अब मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा और ना तुम्हें और बच्चों को पहले जैसी जिंदगी दे पाऊंगा। आप क्यों चिंता करते हो जी? सब ठीक होगा। ऐसे हिम्मत ना हारे आप। अगले दिन सुबह जैसे ही सेठ दुकान पर पहुंचता है, अब वो कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह दे के दुकान को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने वाला था कि तभी वो गौ माता दुकान का दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है और दुकान में आके उसकी गद्दी पे बैठ जाती है जिस पे सेठ बैठता था। ये देख के सारे हैरान रह जाते हैं। गौ माता, तुम यहाँ? तभी थोड़ी देर में वहां ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सामने वाली दुकान के ग्राहक भी मुड़ मुड़ के सेठ चुन्नीलाल की दुकान पे आ जाते हैं और देखते ही देखते सेठ की हजारों लाखों की कमाई होने लगती है। ये सब देख के सेठ और कर्मचारी हैरान रह जाते हैं कि इतने दिनों से बंद पड़ा व्यापार झट से चल पड़ा, और वो भी लाखों में। सेठ जी, ये तो कोई चमत्कार हो गया। हाँ मोहन, मैं भी वही देख रहा हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये गाय कोई मामूली गाय नहीं, बल्कि साक्षात किसी देवी का अवतार है। फिर यह सिलसिला रोज का चलने लगा। गौ माता रोज दुकान पे आती और थोड़ी देर सेठ की गद्दी पे बैठती, किसी देवी के रूप में सेठ को दर्शन दे के जाती, जिस वजह से रोज सेठ की लाखों की कमाई होती। फिर सामने वाली दुकानदार की दुकान पे कोई ग्राहक ना जाने की वजह से उनका काम बंद हो गया और दुकानदार अब चुन्नीलाल की होती खूब कमाई को देखता रहता। अब सेठ और उसकी पत्नी रोज गौ माता की पूजा करते और उन्हें खाना खिलाते। देखा जी, मैं ना कहती थी सब ठीक होगा। आप हैं ही इतने भले, आपके साथ कैसे बुरा हो सकता है? हाँ निर्मला, तुम सही कह रही हो। ये सब इन गौ माता की वजह से ही हुआ है। ये कोई मामूली गाय नहीं, बल्कि किसी देवी का रूप है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।